रिलेशन चैप्टर में संबंध के इस अध्याय में जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ये है, इफ़ ए इज ए सेट ऑफ पीपल ऑफ एनी टाउन इन ए पर्टिकुलर टाइम विच इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। हमें एक सेट दिया हुआ है ए और वो सेट कुछ लोगों के समूह का है जो कि किसी एक खास शहर में एक खास समय पर रह रहे हैं। यदि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय ए है, किसी विशेष समय और किसी मोहल्ले की बात की जा रही है जहाँ पर कुछ लोगों का समूह रह रहा है और उसे हम समुच्चय ए द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और कुछ संबंध जो है हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें इन सब रिलेशंस के बारे में चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। यानी ये संबंध अपने आप में स्वतुल्य है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तीनों अलग क्वेश्चंस के लिए सेट जो है हमारा वही ए है। इसमें हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, साथ ही साथ ये चेक करना है कि ये सम्मित है या नहीं है, और इसके बाद चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। आप लोग बेसिक नॉलेज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप रिलेशन के इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कोई गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। हम बात करते हैं स्वतुल्य की। कोई भी रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, जब किसी सेट के सभी एलिमेंट अपने आप से जुड़े हों, तो इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सेट ए क्या है। सेट ए जो है ये पीपल का सेट है, लोगों का समूह है। सेट ए में, समुच्चय ए में क्या है मेरे पास, समुच्चय ए में मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि किसी खास समय में किसी खास मोहल्ले में रह रहे हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाले रिलेशन के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है। रिलेशन जो है वो x और y में है, और ये x और y हमें कहाँ से लेना है, ये x और y जो है हमें इस सेट A से लेना है। x भी सेट A से लेना है और y भी सेट A से लेना है। और इस x और y में रिलेशन ये है कि x एंड y बोथ आर लिविंग इन सेम कॉलोनी। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब A जो है हमारा कुछ लोगों का समूह है, और इसमें से सोचिए हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो यहाँ पर हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन है एक ही मोहल्ले में रहना, लिविंग इन सेम कॉलोनी। ये हमारा मेन रिलेशन है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से x बिलोंगिंग टू a, x जो है कोई एक लोग, किसी एक आदमी को हमने उठाया यहाँ से, ये नाम उसका हमने x दे दिया, और ये बोला कि ये x जो है इस a को बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या x, x हमारा इस r को बिलोंग कर रहा है, इस r को। अगर हम ध्यान से देखें तो ये x, x की फ़ोटो जो है जब x, y से मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस x और y में जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये कि x और y जो है दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तब उसके हिसाब से ये x और ये x भी एक ही मोहल्ले में रहने चाहिए। अब सोचिए x जो है कोई एक आदमी है, और उस एक आदमी का अगर उसी आदमी के साथ देखा जाए तो जिस मोहल्ले में ये रह रहा है उसी मोहल्ले में तो ये भी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम हैं। मान लीजिए x की जगह पर आप राम, मोहन, श्याम कोई भी एक आदमी को ले लीजिए। मान लीजिए आपने राम को ले लिया, तो राम जिस मोहल्ले में रह रहा है यहाँ वाला व्यक्ति भी तो राम ही है। जिस व्यक्ति को आपने यहाँ लिया है वही व्यक्ति यहाँ पर है। तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं।
अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि x कॉमा x जो है हमारा r को बिलोंग कर रहा है, और अगर हमारा x कॉमा x r को बिलोंग कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है। तो हम कहेंगे फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a, प्रत्येक x जो कि a से संबंधित है उसके लिए x कॉमा x जो है r को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन लिव्स इन द सेम कॉलोनी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी मोहल्ले में रहता है। आप किसी भी व्यक्ति को लें यहाँ से, वो व्यक्ति जो है उसी मोहल्ले में पाया जाएगा। तो हर एक व्यक्ति का खुद से रिलेशन आ रहा है। अगर खुद से आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि hence R is reflexive, अतः R स्वतुल्य है। हम इसके बारे में बात कर रहे थे और इसके बारे में हमने बात ये किया कि यहाँ पर R जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सेम इसी क्वेश्चन में हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं सिमेट्रिक की, सममित की। इसके लिए हमें कितने पर्सन चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। हमने x कॉमा वाई a को बिलोंग करवाते हुए ले लिया। x कॉमा वाई अगर हमने a को बिलोंग करवाया तो हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम x कॉमा वाई को अपने रिलेशन में शामिल करते हैं, x कॉमा वाई को अगर हम अपने संबंध में शामिल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। यानी जिस कॉलोनी में x रह रहा है उसी कॉलोनी में y भी रह रहा है। तो क्या इसका मतलब ये y कॉमा एक्स भी r को बिलोंग करेगा? क्या y कॉमा एक्स भी इस r में शामिल होगा? y कॉमा एक्स का मतलब क्या होगा? y कॉमा एक्स का मतलब ये होगा कि y और x एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। यहाँ पर हमने बताया है कि x और y जो है r को बिलोंग कर रहा है, मतलब जिस मोहल्ले में x रह रहा है उसी मोहल्ले में y भी रह रहा है। तो ये बात भी तो सत्य है कि जिस मोहल्ले में y रहेगा x भी उसी मोहल्ले में रह रहा है। x और y जो है क्या हैं? x और y जो है आपका a में शामिल है, और a जो है आपको क्या था? a आपके लोगों का समूह था। उस लोगों के समूह में से आपने x और y को चुना। ये x और y किसी खास मोहल्ले में रह रहे हैं। तो अगर आपने x को पहले लिया है और y को बाद में लिया है और ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही मोहल्ले में हैं, जब इसको पलटिएगा तो y पहले आएगा और x बाद में आएगा, मोहल्ला तो उनका वही रहेगा। तो अगर x कॉमा वाई हमारा r को बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा एक्स भी r को ही बिलोंग करेगा। तो हम इसको लिखेंगे फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू r, y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यानी प्रत्येक x y जो कि r में शामिल है उसके लिए y कॉमा एक्स भी r में शामिल होगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर x और y बिलोंगिंग टू r का मतलब क्या था? यहाँ पर इसका मतलब था x एंड y लिव्स इन सेम कॉलोनी। तो यहाँ पर का मतलब क्या है?
y and x lives in same कॉलोनी, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब है y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों बातें अपने साथ, दोनों बातें जो है अपनी जगह पर एकदम सही है, क्योंकि जिस मोहल्ले में x रह रहा है उसी मोहल्ले में y भी रह रहा है। तो y को अगर पहले लिया गया कि y जिस मोहल्ले में रहता है, तो भाई x भी तो उसी मोहल्ले में रह रहा है। तो यहाँ पर x, y अगर r को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी हमारा r को ही बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हैंस r इज सिमेट्रिक। अतः r एक सममित संबंध है, अतः r एक सममित संबंध है। ये हो गया सिमेट्रिसिटी के बारे में, सममिति के बारे में। बात हम करेंगे थर्ड नंबर में ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी बताने के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए, हमें 3 लोग चाहिए। तो मान लीजिए x, y, z आपने a से ले लिया। सेट A क्या है आपका, सेट A जो है कुछ लोगों का समूह है, सेट A कुछ लोगों का समूह है, उसमें से आपने 3 लोगों को ले लिया। अब सोचिए अगर आप कहें कि x, y जो है आपका r को बिलोंग कर रहा है, इसका भावार्थ क्या है, ऐसा लिखने का मतलब क्या है, ऐसा लिखने का मतलब आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये है कि x और y जो है एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। दैट इज x एंड y लिव्स इन सेम कॉलोनी, अर्थात x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। यही है इसका अभिप्राय। अच्छा, अगर हम y और z को भी r में बिलोंग करवाएं तो इसका अभिप्राय, इसका डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंगली में क्या है, इसका मतलब है कि y एंड z लिव्स इन सेम कॉलोनी। अगर हमने कहा कि y, z भी r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि y और z भी एक मोहल्ले में रह रहे हैं। ये दोनों के दोनों पहले r में शामिल हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या x, z r में शामिल है। x, z अगर r में शामिल होगा तो हम कहेंगे कि ये संबंध अपने आप में ट्रांजिटिव है, यानी संक्रामक है। और अगर ये इसमें शामिल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी सारी बात जो है इसके ऊपर आके डिपेंड कर रही है। ये दोनों चीज़ें पहले से हमने ली हैं कि x, y r को बिलोंग कर रहा है, y, z भी r को बिलोंग कर रहा है। r क्या था, r जो था वो ये बता रहा है कि r में जो भी आप 2 आदमी लेने वाले हैं, इन दोनों में संबंध ये है कि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो अगर x, y लिया गया तो x, y का मतलब ये है कि x और y एक मोहल्ले में रह रहे हैं। y और z लिया गया तो इसका मतलब y और z भी एक मोहल्ले में रह रहे हैं। अब सोचिए x और z के बारे में। अगर हमने ये कहा कि x, y जो है r में है, मतलब x और y एक मोहल्ले में, इनके मोहल्ले का कोई नाम होगा। आप मान के चलिए कोई भी नाम रख लीजिए, महाराजनगर रख लेते हैं। मान लीजिए इनके मोहल्ले का नाम महाराजनगर है, तो x और y जो है किस जगह रह रहे हैं, महाराजनगर में। और y और z, देखिए ये y जो है वही y है ना जो यहाँ पर था, तो ये वाला y अगर महाराजनगर में रह रहा है तो ये वाला y भी महाराजनगर के ही होंगे।
तो y और z भी महाराजनगर में भी रह रहे हैं। y और z भी अगर महाराजनगर के हैं तो ज़रा सोचिए x और z के बारे में। यहाँ देखिए x महाराजनगर के थे, z महाराजनगर के हैं, तो x और z भी महाराजनगर के ही हुए, अर्थात x, z भी जो है R में शामिल होगा। तो फॉर एवरी x, y बिलोंगिंग टू R एंड फॉर एवरी y, z बिलोंगिंग टू R, x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये जो है इसमें शामिल होगा। अगर ये होगा तो हम कहेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, अतः R संक्रामक संबंध है। हिंदी में क्या लिखा गया था? प्रत्येक x, y बिलोंगिंग टू R, अर्थात x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, अर्थात y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं, का अभिप्राय यह है कि x, z भी R में होगा। जिस जगह जिस मोहल्ले में x और y रह रहे हैं, ये y जो है वही है जो यहाँ पर था, तो z भी उसी मोहल्ले में होगा, तो x और z भी हमारे उसी मोहल्ले में हुए। इस तरह से इस फर्स्ट वाले रिलेशन को अगर हमने देखा तो ये फर्स्ट वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। ये प्रथम संबंध जो है अपने आप में स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तुल्यता संबंध पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने वाले हैं। कोई भी एक ऐसा संबंध जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, कोई भी ऐसा संबंध जो अपने आप में स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उस तरह के संबंध को हम इक्विवेलेंट रिलेशन यानी तुल्य संबंध या तुल्यता संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एग्जाम्पल जो है आपका इक्विवेलेंट रिलेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तुल्यता संबंध का ये एक उदाहरण है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है।